दोस्तों, ऑस्ट्रियन साइकोएनालिस्ट विलियम राइक ने साल 1897 से 1957 तक ऑर्गन एनर्जी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेन को कंट्रोल करने और मैनिपुलेट करने का दावा किया। राइक ने क्लाउड बस्टर नाम की एक मशीन बनाई जो एटमॉस्फेयर से ऑर्गन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके धरती में बारिश करवा सकती थी। उनका मानना था कि ऑर्गन एनर्जी की मदद से ही एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स बनते हैं, इसलिए उन्होंने इस क्लाउड बस्टर मशीन के साथ दर्जनों टेस्ट कंडक्ट किए, जिसे कॉस्मिक ऑर्गन इंजीनियरिंग कहा जाने लगा। ठीक इसी तरह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे भारतीय क्लासिकल सिंगर तानसेन, जिनके राग दीपक गाने से दिए जल जाते थे। तानसेन को राग मेघ मल्हार में महारत हासिल थी। जब वो राग मल्हार गाते तो बारिश होने लगती थी। मौसम को कंट्रोल करने जैसे फैसिनेटिंग कंसेप्ट को लेकर हॉलीवुड मूवीज में कई बार ऐसे सुपर हीरोज को दिखाया गया है जो इस तरह की पावर्स रखते हैं। लेकिन क्या वेदर को कंट्रोल करना सिर्फ हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंसेप्ट है, या हम इसे असलियत में भी कर सकते हैं? आज की तारीख में वेदर को कंट्रोल करना ह्यूमंस के लिए कितना पॉसिबल है, और हम कौन कौन से वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं? इन सारी बातों को समझने से पहले हम अर्थ में होने वाले वेदर चेंजेस के कॉजेस को समझते हैं। दोस्तों, वेदर चेंजेस के लिए सबसे मेजर फैक्टर होता है अर्थ का सन के अराउंड घूमना। जब हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो धरती पर पड़ने वाली सनलाइट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से हवाओं में लो प्रेशर और हाई प्रेशर जनरेट होता है। हवाओं में यही लो और हाई प्रेशर वाले फेनोमेनन की वजह से अर्थ में हवाओं को डायरेक्शन मिलता है। साथ ही अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेशन भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। धरती पर चलने वाली यही हवाएं अलग अलग मौसम जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग और रेनी सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन ये सभी वेदर चेंजेस धरती पर लार्ज स्केल पर होते हैं और हम इसके एक छोटे से हिस्से के कुछ एरिया को ही मैनिपुलेट कर पाए हैं। जैसे कि बारिश और विंटर में होने वाली स्नोफॉल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया के कुछ स्की रिसोर्ट्स स्नोफॉल को मेंटेन रखने के लिए ऐसा करते हैं। हम इंसानों ने बारिश को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने में महारत हासिल कर ली है और इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग प्रोसेस कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग प्रोसेस से होने वाली बारिश को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बारिश क्यों और कैसे होती है। दोस्तों, आसमान में बारिश का बेसिक सोर्सेस है क्लाउड्स, यानी बादलों का बनना। बादलों का फॉर्मेशन छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जिनका साइज 20 माइक्रोमीटर यानी 0.02 mm से भी छोटा होता हो, उनसे मिलकर होता है। आसमान में मौजूद इन बादलों में कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जो इन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से बने क्लाउड्स को लिक्विड में चेंज करके बारिश करवाता है। स्नोफॉल के केस में भी यही सेम प्रोसेस होता है। दरअसल जब वाटर वेपर से बने बादल एटमॉस्फेयर में ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर लो होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिस वजह से यही बादल हाई एल्टीट्यूड में जाकर आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में लो एल्टीट्यूड पर सिंपल वाटर वेपर वाले क्लाउड्स मौजूद होते हैं और हाई एल्टीट्यूड पर आइस क्रिस्टल से बने क्लाउड्स। जब भी बादलों में कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है तो यही आइस क्रिस्टल्स कंडेंस होकर आइस के फॉर्म में गिरती है। सर्दियों में जब ठंडी हवाओं की वजह से ग्राउंड लेवल पर टेम्परेचर लो रहता है तो बादलों से आइस फॉल होती है। वहीं अगर ग्राउंड लेवल पर हवाएं गर्म रहती हैं तो यही आइस क्रिस्टल्स पिघलकर नॉर्मल बारिश की तरह गिरती है। दोस्तों, साल 1946 में अमेरिकन केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विंसेंट शेफर एयरक्राफ्ट आइसिंग और प्रीसिपिटेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। अपनी इस रिसर्च के लिए उन्होंने एक कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उस कोल्ड बॉक्स में कई बार ब्रीद आउट किया। उनके मुंह से निकली हुई भाप कंडेंस होकर फॉग में कन्वर्ट हो जाती थी। इसके बाद शेफर ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को एक लेवल और ऊपर लेके गए। इस बार उन्होंने कोल्ड बॉक्स में ड्राई आइस का इस्तेमाल किया, जिसका एवरेज टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस होता है। उन्होंने ड्राई आइस को बॉक्स के निचले भाग में रखा। अब जब दोबारा उन्होंने अपने मुंह से भाप निकालकर बॉक्स में मिनी क्लाउड्स बनाए तो उनके मुंह से निकली हुई भाप
बहुत तेजी से ब्लू कलर के माइक्रो आइस क्रिस्टल्स यानी कि ब्लू हेजेस में बदल गई। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें फाइनली ये समझ में आ गया कि ड्राई आइस की मदद से कंडेंसेशन की प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है, और अगर किसी तरह यही प्रोसेस बादलों में भी किया जाए तो बादलों को भी जल्दी ठंडा करके आइस फॉल और बारिश के प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके बाद शेफर ने 13 नवंबर 1946 में न्यूयॉर्क के पास पहाड़ियों की तरफ एक प्लेन में कुछ किलो ड्राई आइस लेकर निकल पड़ते हैं और उन पहाड़ों में मौजूद बादलों में ड्राई आइस को बिखेर देते हैं। ऐसा करने के बाद उन्हें बहुत ही हैरत अंगेज रिजल्ट देखने को मिलता है। अचानक कुछ देर बाद उन पहाड़ों पर आइस फॉल और बारिश शुरू हो जाती है, जो कि इतिहास में किसी इंसान द्वारा पहली बार क्लाउड सीडिंग प्रोसेस से आर्टिफिशियल रेन करवाने की घटना थी। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के इन्वेंशन के बाद कई देशों ने इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया, लेकिन आज की तारीख में इस प्रोसेस को करने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब क्लाउड सीडिंग करने के लिए डॉक्टर वर्नार्ड वॉनेगट के तरीके को फॉलो किया जाता है। डॉक्टर वर्नार्ड ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक केमिकल सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया। ये केमिकल बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि कंडेंसेशन करने के लिए बहुत सुटेबल मेथड है। इस तरह के केमिकल्स को क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लाई भी कहा जाता है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग प्रोसेस का यूज सिर्फ जल्दी बारिश करवाने के लिए ही नहीं, बल्कि आसमान से बरसने वाले ओलों के साइज को छोटा करने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि क्लाउड सीडिंग की खोज के बाद कई देशों ने इसे अप्लाई किया, जिनमें थाईलैंड शुरुआती कुछ देशों में शामिल था। दरअसल 1955 में थाईलैंड के किंग भूमिबॉल एडुलाडेव ने देखा कि थाईलैंड के किसान सूखे की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनकी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कर क्लाउड सीडिंग प्रोसेस के थ्रू किसानों के सूखे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एग्रीकल्चर फील्ड में उनके इस महान योगदान के लिए उन्हें 2001 में यूरेका ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित भी किया था। इसके अलावा चीन के द्वारा यांगसी रिवर को दोबारा रिवाइव करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूखी नदियों में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए चीन का ये बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। साल 2008 में भी चीन ने बीजिंग ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी के दिन मौसम को क्लीन एंड क्लियर रखने के लिए क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को कंडक्ट किया था। ये प्रोसेस काफी कॉस्टली है, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, सर्दियों में पड़ने वाली धुंध की वजह से इंडिया के नेशनल हाईवे में न जाने कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन क्लाउड सीडिंग की मदद से इन फॉग्स को भी हटाया जा सकता है। दुनिया के कई एयरपोर्ट्स सेफ टेक ऑफ और लैंडिंग्स के लिए भी क्लाउड सीडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भारत में भी लंबे समय से क्लाउड सीडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 1983 से 1987 और 1993 से 1994 तक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ड्रॉट से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसी तरह साल 2003 से 2004 तक कर्नाटक सरकार ने भी इसका भरपूर इस्तेमाल कर बेनिफिट्स उठाए। हाल ही में हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन चलाने की रिक्वेस्ट जाहिर की है। दरअसल क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत आईआईटी कानपुर ने किया था, लेकिन टेक्निकल और एयरक्राफ्ट सपोर्ट न मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। दोस्तों, वैसे तो क्लाउड सीडिंग प्रोसेस काफी फ्रेंडली है, इसका कोई खास इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर नहीं पड़ता, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें साल 1970 में वियतनाम वॉर के दौरान देखने को मिला था, जब अमेरिका ने ऑपरेशन पॉपाई चलाया था। इस ऑपरेशन में वियतनाम के मॉनसून वेदर को एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से ज्यादातर ट्रैवलिंग रूट्स कीचड़ और पानी में डूब गए थे और वियतनाम के आर्मीज को वेपन्स और खाने पीने की चीजें लाने ले जाने में मशक्कत करनी पड़ी थी। अमेरिका ने 1967 से 1972 तक इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया था। ये इतिहास का पहला और इकलौता मेट्रोलॉजिकल वॉरफेयर था। तो देखा दोस्तों, इस तकनीक से ह्यूमंस कैसे वेदर में बारिश, आइस फॉल, फॉग और ओलो के साइज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। शायद आने वाले वक्त में हम इन टेक्निक्स को और एडवांस कर अर्थ में बड़े तूफान, साइक्लोन्स और अलग अलग वेदर चेंजेस को कंट्रोल कर पाएं। आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे
हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।